दोस्तों, आज हम आपको महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने एक बार फिर उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में विलय को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में शिंदे गुट की ताकत 7 से बढ़कर 13 हो गई है, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब सिमटकर सिर्फ 3 सांसदों तक रह गई है। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी पर पड़ा है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था दी गई है। हालांकि उनके नई पार्टी एनसीपीआई में औपचारिक विलय पर अभी फैसला आना बाकी है। तो आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। आखिर यह फैसला क्यों अहम है? इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? संसद में संख्या बल का समीकरण कैसे बदलेगा? और आगे आने वाले दिनों में इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं? दरअसल शनिवार को लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई। इसमें साफ कहा गया कि स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के विलय के आवेदन पर विचार करने के बाद उसे स्वीकार कर लिया है। यह 6 सांसद वही हैं जो पिछले कुछ समय से एकनाथ शिंदे के करीब माने जा रहे थे और लगातार यह अटकलें लगाई जा रही थी कि वे औपचारिक रूप से शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। दल बदल विरोधी कानून के तहत अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अलग होकर किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उन्हें अयोग्यता की कार्रवाई से छूट मिल जाती है। यही प्रावधान शिंदे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस्तेमाल किया था, जब उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर खुद सत्ता संभाली थी। अब वही रणनीति संसद स्तर पर भी दोहराई गई है। स्पीकर के इस फैसले से पहले महीनों तक दोनों गुटों के बीच दावे प्रतिदावे चलते रहे। उद्धव गुट की तरफ से लगातार यह कहा जाता रहा कि यह सांसद असली शिवसेना के प्रतिनिधि नहीं हैं और उनका विलय अवैध है। दूसरी तरफ शिंदे गुट का दावा था कि पार्टी और चुनाव चिन्ह पहले ही चुनाव आयोग से उन्हें मिल चुका है, इसलिए संसद में भी उन्हीं को असली शिवसेना माना जाना चाहिए। अब स्पीकर के फैसले के बाद यह विवाद एक तरह से संसद के भीतर सुलझ गया है। भले ही कानूनी लड़ाई अदालतों में अभी भी जारी रह सकती है। अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि राजनीति में आंकड़े ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इस विलय से पहले लोकसभा में शिंदे गुट की शिवसेना के पास 7 सांसद थे। अब 6 और सांसद जुड़ने के बाद यह संख्या 13 हो गई है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, जिसके पास पहले 9 सांसद थे, अब सिमटकर सिर्फ मात्र 3 सांसदों तक रह गई है। यह गिरावट उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों ही तरीके से बड़ा झटका है। याद कीजिए, 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, तब पार्टी के ज़्यादातर विधायक और कई सांसद उनके साथ चले गए थे। उसके बाद से उद्धव गुट लगातार यह कोशिश करता रहा कि बचे हुए सांसदों और विधायकों को एकजुट रखा जाए, लेकिन अब यह ताज़ा विलय दिखाता है कि पार्टी के भीतर टूट अभी भी जारी है। अब अगर पूरे लोकसभा के गणित की बात करें तो सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की मौजूदा ताकत करीब 298 सांसदों की बताई जा रही है, जिसमें स्पीकर की सीट भी शामिल है। शिंदे गुट के 6 अतिरिक्त सांसद जुड़ने से यह आंकड़ा और मजबूत हुआ है और अगर आने वाले दिनों में टीएमसी के 20 बागी सांसदों का विलय भी एनसीपीआई के जरिए स्वीकार होता है तो एनडीए की कुल मिल ताकत 318 के आसपास पहुंच सकती है। 540 सदस्यों वाले सदन में यह आंकड़ा 2/3 बहुमत के 360 के जादुई आंकड़े के काफ़ी करीब पहुंच गया। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ एक विलय की खबर नहीं मान रहे, बल्कि इसे एनडीए के संसद में स्थिति और मजबूत होने के तौर पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं इस खबर के दूसरे सबसे बड़े पहलू की, जो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ा है। पिछले महीने टीएमसी के भीतर भी एक बड़ी बगावत देखने को मिली। पार्टी की वरिष्ठ नेता काकोली घोष दस्तीदार ने अपने नेतृत्व में 20 सांसदों के एक गुट के क्षेत्रीय पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के साथ विलय की घोषणा की थी। यह टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना गया, क्योंकि पार्टी के भीतर से इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का एक साथ अलग होना सामान्य घटना नहीं है। अब स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले में फिलहाल आधा फैसला सुनाया है। उन्होंने इन 20 सांसदों को लोकसभा में मूल पार्टी से अलग यानी अलग सिटिंग अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि यह सांसद अब सदन में टीएमसी के सांसदों के साथ नहीं बल्कि अलग स्थान पर बैठेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पीकर ने अभी तक इन सांसदों के एनसीपीआई में औपचारिक विलय को मान्यता नहीं दी है, यानी कानूनी तौर पर यह प्रक्रिया अभी अधूरी है और इस पर आगे फैसला आना बाकी है। राजनीतिक हलकों में इसे ममता बनर्जी के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। अगर आने वाले समय में यह विलय भी पूरी तरह मंजूर हो जाता है
तो टीएमसी की लोकसभा में ताकत में बड़ी कमी आएगी और यह पश्चिम बंगाल की सियासत में 2026 यानी अगले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। दोस्तों, जिस तरह महाराष्ट्र में विधायकों और सांसदों की टूट के जरिए सत्ता समीकरण बदले गए, कहीं वैसे ही रणनीति बंगाल में भी तो नहीं आजमाई जा रही। हालांकि इस बारे में अभी कोई पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर शिवसेना में यह टूट शुरू कहाँ से हुई। 2022 के जून महीने में एकनाथ शिंदे ने पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। उस समय शिवसेना के 50 में से करीब 40 विधायक उनके साथ चले गए थे। इसके नतीजे में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और शिंदे नए मुख्यमंत्री बन गए। इसके कुछ समय बाद ही संसद में भी यह टूट नजर आने लगी। लोकसभा में शिवसेना के 19 सांसदों में से 12 सांसदों ने शिंदे के प्रति अपनी वफादारी जाहिर की थी और राहुल शेवाले को अपना नेता चुना था। यह उद्धव गुट के लिए पहला बड़ा झटका था, क्योंकि इसके साथ ही लोकसभा में पार्टी नेतृत्व को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था। उस समय से लेकर अब तक यह लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जा चुकी है। पार्टी का चुनाव चिन्ह किसे मिले, असली शिवसेना कौन है, विधायकों और सांसदों की अयोग्यता जैसे मुद्दे लगातार अदालतों और चुनाव आयोग के बीच झूलते रहे। चुनाव आयोग पहले ही यह फैसला दे चुका है कि शिंदे गुट को असली शिवसेना का दर्जा और धनुष बाण चुनाव चिन्ह मिलेगा, जबकि उद्धव गुट को नए नाम और नए चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ना पड़ा। अब ताज़ा विलय के साथ यह लड़ाई एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। संसद के भीतर अब औपचारिक तौर पर यह मान लिया गया है कि इन 6 सांसदों का शिंदे गुट में समावेश हो चुका है और यह उद्धव ठाकरे के लिए संसदीय स्तर पर एक और बड़ी हार है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी की क्या रणनीति होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार यह कहते रहे हैं कि वे इस विलय को कानूनी तौर पर चुनौती देंगे। पार्टी की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि जिन सांसदों का विलय हुआ है उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो स्पीकर का फैसला संसद के भीतर तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है और इसे बदलने के लिए पार्टी को अदालत का रुख करना होगा, जो एक लंबी प्रक्रिया है। यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वे बचे हुए 3 सांसदों और महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूद अपने विधायकों को एकजुट रखें ताकि आगे कोई और टूट ना हो। साथ ही आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और भविष्य के विधानसभा चुनावों में पार्टी को अपनी ज़मीनी पकड़ मजबूत करनी होगी, क्योंकि संसदीय स्तर पर कमज़ोर होती ताकत का सीधा असर पार्टी की सौदेबाजी की क्षमता पर पड़ेगा। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम आने वाले दिनों में और दिलचस्प हो सकता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार आने वाले समय में संविधान के 121वें संशोधन विधेयक को फिर से पेश कर सकती है, जिसका मकसद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाना और महिला आरक्षण को लागू करना है। ऐसे किसी भी बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए सदन में 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है और यही वजह है कि मौजूदा संख्या बल में हो रहे इन बदलावों को इस नज़रिए से भी देखा जा रहा है। वहीं टीएमसी के मामले में भी सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि स्पीकर आखिर कब उन 20 सांसदों के एनसीपीआई में विलय पर अंतिम फैसला सुनाते हैं। अगर यह विलय मंजूर होता है तो यह ममता बनर्जी की पार्टी के लिए दूसरा बड़ा झटका साबित होगा। पहला झटका अलग सीटिंग की मंजूरी के साथ पहले ही मिल चुका है। तो यह थी आज की बड़ी राजनीतिक खबर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले ने एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका दिया है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को उसके लिए भी मुश्किलें बढ़ दी हैं। आने वाले दिनों में यह पूरे मामले में अदालतों और चुनाव आयोग के स्तर पर क्या घटनाक्रम होता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।